मई 1998, 2 साल से कम का समय, मार्च 2000, बिल क्लिंटन अमेरिकन प्रेसिडेंट 5 दिन के लिए भारत में। क्या हो गया ऐसा 2 साल के अंदर, जब उस दौर में हमने निकलकर यह स्थिति स्थापित की थी, तो आज तो हमारी स्थिति में बहुत भारी अंतर है। क्योंकि हर चुनौती एक नई संभावना को लाती है। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना कि आपदा को अवसर में बदलने की कला हमारे प्रधानमंत्री जी को आती है, और पूर्व में भी हम इसको दिखा चुके हैं। अब कोई आपसे कहेगा ठीक है वो पुराने जमाने में हुआ कैसे था, तो मैं एक फैक्ट और भी बताना चाहता हूं। आजकल इस देश में लोगों को आपस में लड़वाने का प्रयास बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है कि हर मुद्दे के ऊपर लड़ाओ, तो लोग कई बार अमीर गरीब के ऊपर लड़ाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि उस समय हमारे यहाँ जब $1 भी कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, तो इनिशियल मनी कहाँ से आया था। पुराने लोगों को अगर याद हो, रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड निकाले थे वाजपेयी सरकार ने, $5 बिलियन के सब्सक्रिप्शन का टारगेट रखा गया था और $5.2 बिलियन आया था। किसने लगाया था? एनआरआईज ने लगाया था, इंडियंस ने लगाया था, बाहर के बिजनेसमैन ने लगाया था। यानी आज जिनके खिलाफ पूरा वातावरण नफरती बनाने का प्रयास किया जाता, अगर दौड़ में देखें तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था डूब गई होती, मगर सबने मिलकर काम किया। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का जो दौर आया, मैं आपको लॉजिकली भी बताना चाहता हूं कि वो चीज कैसे हुई। पहले तो पैसा आया बाहर से, नेक्स्ट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जब नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनने की बात आई, तो 50 पैसे का सेस लगाया गया पेट्रोल पे। उससे इनिशियली 50,000 करोड़ रुपए आया। वो तो जस्ट शुरुआत करता है, ये मैं दिसंबर 99 की बात कर 98-99 की बात कर रहा हूं। और उसके बाद क्या हुआ कि लिक्विडिटी किस सेक्टर के पास चाहिए? सीमेंट एंड स्टील, तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ग्रो करेगा। तो क्या किया गया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउसिंग लोन के 14-14.5% थे, उन्हें घटाकर 7.5-8 तक लाया गया। जैसे ही हाउसिंग रेट ऑलमोस्ट हाफ हुआ, मिडिल क्लास ने भारी मात्रा में हाउसिंग लोन लेना शुरू किया। जैसे ही हाउसिंग लोन लेना शुरू किया, तो क्या हुआ, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बूम आ गया, और लिक्विडिटी किसके पास आ गई? सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री के पास, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिक्विडिटी चाहिए थी। तो मिडिल क्लास को मकान मिलने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने लगा। और उस समय हमारा लेबर स्किल्ड नहीं था, अनस्किल्ड था। अनस्किल्ड लेबर का सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी अगर होती है तो कंस्ट्रक्शन में होती है। तो लोगों को रोजगार मिलने लगा। और इसके बाद सियाटल 1999, नवंबर 1999 में सियाटल में सारे जो विकासशील देश थे हमारे साथ खड़े हो गए। नवंबर 99 में आप जाके चेक करिएगा, ये भारत पे आरोप लगा कि इंडिया हैज सैबोटेज द सियाटल कॉन्फ्रेंस। हमने कहा दुनिया हमारे खिलाफ होती है, होने दीजिए। नवंबर 99 वो चेंज हुआ, और मार्च 2000 में 4 महीने के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट 5 दिन के लिए भारत आए, जो किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट की लॉन्गेस्ट भारत की यात्रा है। आज अगर हम कहें कि साहब वो तो पुरानी बात थी, आज क्या होगा, तो आज हम जहां पे आके खड़े हैं, सिर्फ कल ही परसों ये न्यूज आई है कि मोबाइल के एक्सपोर्ट में जो यूएस को होता है, आई एम टॉकिंग यूएस स्पेसिफिक, मोबाइल एक्सपोर्ट में भारत ने चाइना को पीछे छोड़कर अमेरिकन मार्केट में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल हैंडसेट बन गया है। कितना? केवल कुछ साल पहले 13% था हमारा शेयर, वहां 44% हो गया है। और जो चाइना का शेयर 65% था, वो 25% पे आ गया है। एंड जस्ट कपल ऑफ वीक्स बैक, वीजा को पीछे छोड़कर हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूपीआई एक दिन में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला कंट्री बन गया है। और फिर इतना ही नहीं है, जस्ट लास्ट मंथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि अमंग ऑल द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड सबसे कम इनइक्वालिटी भारत में है। जो उनकी इंडेक्स है उसमें हम 25.2 पे हैं। यानी अमीर और गरीब के बीच में जिस खाई को बढ़ाने और लड़ाने का प्रयास किया जाता है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि सबसे कम वो भारत के अंदर है। और वैसे उसका एक और कारण भी है, सिर्फ हम दुनिया के इकलौते देश हैं जहां पर आपको कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे जहां साल में 365 दिन फ्री का खाना मिलता है। मंदिरों में भंडारा और गुरुद्वारों में लंगर।
ये दुनिया में और किसी संस्कृति में देखने को नहीं मिलता। वहां तो लोग क्या कहते हैं, देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, एंड इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत में एक और आप दृष्टि से देखिए, आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश हैं। यही एक दौर था, हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था भारत में लोग कम पढ़े लिखे हैं, टेक सेवी नहीं है, हाउ दे कैन ट्रांसफॉर्म टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। आज हम नंबर 1 देश नहीं हैं। दुनिया के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 48% अकेले इंडिया में होता है, विच इज मोर देन पुट अमेरिका चाइना टुगेदर। आप याद करिए, जापान के प्राइम मिनिस्टर आए थे दिल्ली के खान मार्केट में, उन्होंने डिजिटली दिया था पेमेंट। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट आए और जयपुर में चाय वाले को कुल्हड़ की चाय पीकर चाय का पेमेंट डिजिटली किया था। दैट्स हाउ इंडिया इज इमर्जिंग टुडे। और अब आप ये कहेंगे सिर्फ यही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, उस ट्रांसफॉर्मेशन में पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड एआई समिट हुई पेरिस में एंड इंडिया बिकेम को चेयर विद फ्रांस। आप इमेजिन करेंगे एआई समिट ग्लोबल और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड इमैनुअल मैक्रोन फ्रेंच प्रेसिडेंट वर को चेयरिंग दैट। That's how India is emerging today and India is becoming more and more confident। और तीसरी चीज जो भारत में एक बदलाव की आ रही है वो ये आई है, एक दौर था when India was considered as soft state। कोई भी आता था, आतंकवादी घटना करता था और चला जाता था और हम शांति के कबूतर उड़ाते रहते थे। अब वक्त बदल गया है और वक्त ये बदला है कि हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई यूजिंग अवर आर्मी, और उनका टेररिस्ट कैंप नष्ट किया। पुलवामा के बाद हमने बालाकोट किया बाय यूजिंग एयर फोर्स, और अब की बार टेररिस्ट बेस नष्ट किया। और पहलगाम के बाद हमने उनके 177 किलोमीटर तक अंदर जाकर नो कॉन्टैक्ट वॉर यानी मिसाइल के द्वारा ही क्या किया, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स जो बहावलपुर और मक्के में थे उनको नष्ट किया। यानी ग्रेजुअली अब दिखा रहा है कि भारत किसी भी प्रकार की ऐसी चीज के आगे झुकने को तैयार नहीं है। मतलब ऑन द लाइटर नोट में कहूं, वैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर में है जिसको मरकज सुभान अल्लाह कहते थे। तो एक दौर था कि यहां आते थे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, गुवाहाटी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, वाराणसी, सूरत, कौन सा ऐसा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? कौन से ऐसे चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, बस अड्डे पे धमाका, लिखा रहता था छूना नहीं वरना कुछ बम विस्फोट हो जाएगा बताना। यहां धमाके होते थे, वहां वो लोग बहावलपुर में बैठ के कहते थे मरकज सुभान अल्लाह में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अब वो दौर आया है जब जाकर एक आतंकवादी ने कहा कि मेरे 14 लोग मार दिए गए, मेरे परिवार के, मैं भी मर जाता तो अच्छा था। यानी कहां वो सुभान अल्लाह कहते थे, अब कहते हैं या अल्लाह ये क्या कर दिया, या अल्लाह मेरे परिवार के 14 लोग खत्म हो गए। ये एक बदलाव आया है भारत के एटीट्यूड में। इसीलिए आप एक और बात सोचिए, इंडिया में जब इकोनॉमिक क्राइसिस की बात आती है तो कहा जाता है 140 करोड़ का मार्केट है, दे कैन एब्जॉर्ब इन द डोमेस्टिक। यूरोप की पॉपुलेशन 70 से 75 करोड़ है, चाइना इज डबल द यूरोप पॉपुलेशन, इंडिया से कहीं बेहतर इकोनॉमिक स्थिति में है, इंडिया से कहीं बड़ा मिडिल क्लास है, इंडिया से बेटर परचेजिंग कैपेसिटी है, तो वो क्यों नहीं एब्जॉर्व कर पाता अपने यहां? वो क्यों कहता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही चाहिए? जस्ट फूड फॉर थॉट। सोचिए कि क्या पॉसिबिलिटी। सेकेंड थिंग, चाइना की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर क्या था? रियल एस्टेट सेक्टर। And their biggest real estate company Evergrande has filed bankruptcy in 2024। और आपने तमाम घोस्ट टाउन्स सुने होंगे, वहां पर हैं 26 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां एक भी ट्रेन नहीं जाती है। 71 बैंक्स का लोन था एवरग्रांड के ऊपर। तो रियल एस्टेट जो 30% कंट्रीब्यूट कर रहा था जीडीपी में, वो बबल बर्स्ट कर गया है। इसके बावजूद रेट ऑफ ग्रोथ बहुत शानदार है। थोड़ी ये बातें हजम नहीं होती हैं, इसलिए अमेरिका और चाइना दोनों का डाटा आप सोचिए और उसके बाद देखिए कि भारत किस दिशा की तरफ इन परिस्थितियों के बीच में। यूरोप में एक अलग प्रकार का चैलेंज है, डेमोग्राफिक। एज पर वन मीडिया रिपोर्ट
20 साल से कम उम्र के 25% लड़के लड़कियां यूरोप में मुस्लिम हैं, और मुस्लिम ओरिजिनल नेटिव मुस्लिम नहीं है, मोस्ट ऑफ देम आर माइग्रेंट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। नाउ यू कैन इमेजिन व्हाट चैलेंज यूरोप इज गोइंग टू। आपने जस्ट आपको एक पिक्चर दिया, अगले 1 से 2 डिकेड में क्या चैलेंज अमेरिका के पास है, क्या चैलेंज यूरोप के सामने और क्या चैलेंज चाइना के सामने है, और उसके बाद क्या चैलेंज और अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। चैलेंज क्या है हमारे पास? चैलेंज ये है, इंडिया को एक्सटर्नल कोई चैलेंज नहीं है, मैंने बताया एक्सटर्नल सिचुएशन इंडिया के लिए मोस्ट फेवरेबल है। चैलेंज अंदर है, क्योंकि हमारे यहां तमाम लोग बैठे हुए हैं जिनको यह इंश्योर करना है कि इंडिया की ग्रोथ ना आने पाए। 2014 में पावर चेंज हुई तो लोगों को लगता था ये तो फ्लूक था, तुक्का था, 19 में लौट आएंगे। 19 के बाद छटपटाहट बढ़ गई। अब आप जाके चेक करिए, 2021 में पूरी दुनिया के कई इंस्टीट्यूशंस में एक कॉन्फ्रेंस होती है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। फिर भारत में कॉन्फ्रेंस होती है 21, 22, 23 में, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। उसके बाद 2021 मार्च में एक हेनरी लूसी फाउंडेशन है, जिसमें कि वो बाकायदा एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं कि हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को कैसे कंटेन करना है, और उसके लिए लगभग $4 लाख का फंडिंग सिर्फ पेपर बनाने के लिए की जाती है।